देखो हमारा चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चैप्टर नंबर 1 जो था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अपन ने लास्ट क्लास में एक्सेप्टेंस के रूल अच्छे से पढ़ लिए थे। कोई डाउट एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग? विलियम एंसन की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी कि ऑफर क्या है, एक ट्रेन ऑफ गन पाउडर है, और एक्सेप्टेंस क्या है, एक चिंगारी लाइटेड मैच। और ऑफर की अगर एक्सेप्टेंस होगी तो बिल्कुल वही बात है, डन, सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। वही बात कि जैसे ट्रेन ऑफ गन पाउडर, बारूद की भरी हुई ट्रेन, और एक चिंगारी की मुलाकात उससे होगी तो ब्लास्ट, फिर कोई बचने का चांस नहीं। वही बात है, ऑफर की जैसी एक्सेप्टेंस से मुलाकात हुई तो वो क्या हो गया, अग्रीमेंट, फिर आप पीछे नहीं हट सकते। कब तक बचाव है? जब तक वो चिंगारी की मीटिंग किससे ना हो, ट्रेन ऑफ गन पाउडर से। वैसे ही ऑफर की एक्सेप्टेंस से जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक तो कुछ बैकआउट करने का चांस है, उसके बाद आप पीछे नहीं हट सकते। फिर तो क्या केस होगा आप पे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस होगा। विलियम एंसन ने बहुत बढ़िया बात ये लिखी है। ठीक, सेक्शन 8 पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। सेक्शन 8 एक चीज का और था, किसका? यस, जर्नल ऑफर, सेक्शन 8। और एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट का भी सेक्शन क्या था, 8। मतलब एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट मतलब बोल के हाँ करने की जरूरत नहीं, बंदे ने उठा के सामान दे दिया, हमने कहा भाई ये सामान 20% ऑफ पे देना है तो 10 डिब्बे दे देना, उसने उठा के डिब्बे भेज दिए, तो उसका बिहेव बताता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ जी, सानिया बताएंगी, हार्वी फेसाई का केस क्या था? हार्वी फेसाई क्या केस था? होल्डर पेन का, होल पेन वाला हार्वी फेसाई बड़ा फेमस केस है। 2 सवाल पूछे गए थे, विल यू सेल योर होल पेन, दूसरा होल बम्पर पेन, दूसरा था व्हाट विल बी द लॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। सामने वाले ने प्राइस बताया लेकिन ये नहीं बताया बेचूंगा, तो पहले वाला बंदा कहता है रेट बताना, मतलब तू हाँ कर रहा है बेचने के लिए। वो कहता नहीं यार, रेट बताना क्या है, ये पेन पीस एक पड़ा, मैं नहीं बेचता, मैंने ये थोड़ी कहा। ऐसे तो इजी डे में प्राइस टैग लगा सामान पड़ा है, रेट तो बता रहे हैं वो, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो बेचना जरूरी है। वीटा बूथ पे जाते हो, दूध का पैकेट पड़ा है वहां काउंटर पे, आप कहते ये पैसे उठा मैं लेके जा रहा हूं, वो कहता नहीं बेचना भाई साहब, एक पाउच बचा और किसी बंदे का फोन आ गया है कि आप दूध बचा के रखो, मुझे नहीं बेचना, तो आप जिद से ले लोगे? नहीं, रेट लगा सामान क्या है, एक इन्विटेशन टू ऑफर की तरह है। रेट बता भी दिया तो उसका ये मतलब नहीं कि वो बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, रेट तो लगे होते हैं जगह जगह, एमआरपी, रेस्टोरेंट में जाओ वहां भी सामान के रेट लगे होते हैं, ओएचएम में मूवी देखने जाते हो तो वहां भी खाने पीने के सामान का रेट चल रहा होता है, तो वो जरूरी नहीं है वो आपको देंगे। आप कहो मुझे हाँ ये सैंडविच दोगे, वो देखेंगे है तो दे देंगे वरना नहीं, यानी वो इन्विटेशन टू ऑफर की तरह है। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले का केस क्या था, फटाफट पढ़ो। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, एफ अंकल था और बिंडले उसका भतीजा। अंकल ने कहा था कि मुझे ये वाला हॉर्स दोगे, एक हॉर्स, और मुझे रिप्लाई ना दिया इतने दिन में तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेड। मैंने कोई जवाब नहीं लिया तुमसे, अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मान लिया जाएगा एक्सेप्टेड। तो वो भतीजे ने अपने स्टाफ को कहा भी बोली में बेचने नहीं, घोड़े एक अलग रख लो, अंकल को देना है। स्टाफ भूल गया, उन्होंने सारे घोड़े बेच दिए। अंकल केस कर सकता है? नहीं। अगला कहता है कि भैया ऐसा धक्का थोड़ी चलेगा कि भी ना जवाब दिया तो एक्सेप्टेड। अंकल आपने मुझे कहा कि मैं घोड़ा इतने में खरीदूंगा, मैंने जवाब दिया कि आपका कोई आपके ऑफर का रिप्लाई किया, बिना एक्सेप्टेंस के क्या अग्रीमेंट होगा, ऑफर ही ऑफर था आपका अंकल, मैंने तो रिप्लाई दिया ही नहीं। मैंने अपने स्टाफ को क्या बोला क्या नहीं उससे आपको कोई मतलब नहीं है, मैंने घोड़ा अलग रखने को कहा नहीं कहा वो हमारा पर्सनल मैटर है, आपको तो कोई जवाब नहीं आया। इट मीन्स योर ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। आपने ऑफर किया, मैंने जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अंकल भतीजे पे केस नहीं कर सकता। क्लियर? बोलो। साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता, रिजेक्शन ही होता है। और एक्सेप्टेंस किस मोड में करो, जिस मोड में ऑफर आया। या ऑफरर ने कहा प्लीज रिप्लाई बाय मेल, या प्लीज रिप्लाई बाय एसएमएस, या प्लीज रिप्लाई थ्रू व्हाट्सएप, जैसे कहा वैसे जवाब दो। नहीं कहा तो ऑफर जिस मोड में आया, बैक स्टैक के रिप्लाई भी किस मोड में जाए, उसी मोड में। एक कम पढ़े लिखे आदमी ने आपको फोन करके प्लाट का ऑफर किया था कल,
अंकल ने कॉर्नर वाला प्लॉट का इतने में, और आप उसे क्या व्हाट्सएप या एसएमएस भेज रहे हो, तो वो एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस बंदे को ना व्हाट्सएप देखना आता ना एसएमएस। अगले ने फोन करके ऑफर किया तो बेस्ट रहता आप भी किससे रिप्लाई करो, फोन से। क्लियर? और बेस्ट है ऑफर करने वाला हिंदी में ऑफर कर रहा है तो बेस्ट आपको रिप्लाई भी किस में देना चाहिए, हिंदी में। वो हिंदी में आपको ऑफर और आप इंग्लिश झाड़ रहे हो उस पर, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, वो ऐसी बेचारा ठीक 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 कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा, तो दोनों में बात ही नहीं क्लियर हुई ना, एक दूसरे की बात ही ना समझी तो उसका कोई मीनिंग नहीं। ठीक है ना? मोड जिसमें आए ऑफर बेस्ट उसी मोड में क्या देना चाहिए, रिप्लाई। समझदारी तो देखो इसी में है। क्लियर? चलो, यूनियन ऑफ इंडिया और बाहूलाल का केस तो पहले भी पढ़ लिया, रिपीटेड है। एक बंदे ने ऑफर किया लाख रुपए में एक चीज लोगे, घर लोगे, बंदा कहता 80 में देना है क्या, इट्स द काउंटर ऑफर, नॉट एक्सेप्टेंस ऑफर बट इट इज काउंटर ऑफर। पढ़ा था। नील मेरिट का केस था कि भाई बंदे को आपने कहा था जमीन लेनी है $280 में, नील मेरिट में जमीन लेनी है $280, सामने वाला कह रहा है $80 ये पकड़ो, बाकी $50 की 4 महीने में दूंगा, क्या ये एक्सेप्टेंस है? नहीं, इट्स अ काउंटर ऑफर, इट कांट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेड, ये काउंटर ऑफर है, ना कि ऑफर की एक्सेप्टेंस। नील मेरिट के केस में एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, बिना शर्त। एक्सेप्टेंस में कंडीशन जोड़ी, जैसे 4 किश्तों में दूंगा, ये क्या है, काउंटर ऑफर। ये ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं है बल्कि उल्टा काउंटर ऑफर है। इसे ऑफर को एक्सेप्ट करना ना करना सामने वाले ऑफरर की मर्जी। सेक्शन 7 कहता है ऑफर में शर्तें हो सकती हैं लेकिन एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल, शर्तें उसमें नहीं होनी चाहिए, वरना ये क्या मान लिया जाएगा, काउंटर ऑफर। क्लियर? लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं। मान लो आपने कोई किसी चीज का जवाब देना है तो उसको दे दिया, आपने पूरी बातें बता दी, ठीक है। लैंग्वेज मान लो थोड़ी अलग तरह की है, कहने का मीनिंग वही है, तो मान लिया जाएगा कि हाँ अग्रीमेंट हो गया है। ठीक है ना? कई बार देखो एरिया टू एरिया क्या है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मान लो आप पंजाब में हो, हरियाणा में हो, तो इधर से उधर क्या है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है? जैसे मान लो हिंदी में आप किसी सीनियर को रिस्पेक्ट देने के लिए आप वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है ना, और पंजाबी बोल रहा है तो वो छोटे के लिए तू और बड़े के लिए तुसी वर्ड बोल रहा है। अब मैंने एक बार झगड़ा होता देखा, एक टीचर बच्चे की शिकायत कर रहा है, कह रहा है कि हाँ ये आपके बच्चे को बोलने की तमीज नहीं है, तू कह के बुलाता है। वो बच्चा पंजाबी, वो पंजाब पंजूब से आया हुआ था, वो बड़े को तुसी ही बोलता था। अब इधर वाला टीचर वो पूरा प्योर 100% हिंदी मीडियम, उसे लग रहा भैया तू बोल रहा है। और वो क्योंकि टाइम लगता है किसी को, जैसे मैंने टीचिंग शुरू की, मैं भी पंजाबी बैकग्राउंड से हूं, तो पूरी हिंदी नहीं बोलता था, टाइम के साथ 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 धीरे 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 अब नहीं फर्क पता लगता, तो टाइम लग जाता है कई बार इस तरह से। क्योंकि घरों का एनवायरनमेंट आप लोगों के घर में भी हो सकता है लैंग्वेज और का एनवायरनमेंट हो, लेकिन स्कूल्स के अंदर क्या है, लैंग्वेज और बोलते हैं तो धीरे धीरे कमांड बन जाती है। कोई बंदा नया आएगा उसकी कमांड धीरे धीरे नहीं बनेगी, टाइम लगेगा। तो मैंने उनको बताने की कोशिश की कि बच्चा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ये आया उस एरिया से है जहां पे क्या है, लैंग्वेज उसका इतना जल्दी हिंदी कन्वर्ट नहीं होगा ना जल्दी, तो ये वर्ड से ही यूज कर रहा है। बाकी देश के एक बड़े बड़े बहुत बड़े नेता की बात से मुझे कई बार हंसी आती है, चलो मैं बताता हूं कि बराक ओबामा ने मुझे, बराक ओबामा मेरा दोस्त है, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और कहा कि भाई उसको मैं आप नहीं बुलाता, उसे मैं तू कह के बुलाता हूं, बराक ओबामा को। मैं सोच रहा था इंग्लिश में आप और तू कैसे फर्क बोलेगा कोई, इंग्लिश में तुम बोलने या आप बोलने इसमें फर्क कैसे करोगे इंग्लिश में, तो वही आपस में बातें करते होंगे, कोई यूं ही चलता होगा, पर पता नहीं उनकी इंग्लिश कोई अलग तरह की होगी। तो वो कह रहे थे वो हम इतने दोस्त हैं कि एक दूसरे को आप नहीं बोलते हम लोग। तो भैया दोस्ती जोड़ने के लिए क्या तू कहना जरूरी होता है क्या सामने वाले को? एक बहुत बड़े नेता है हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा ये, पर मेरे को लगा भी यार ये वैसे ही सुन लिया मैंने, और मुझे लगा यार इंग्लिश में यार तू आप कैसे किया होगा वैसे, पता नहीं। चलो, तो ये होता ही है, नेता है फेंकना आदत होती है। चलो,
क्या भगवान दास एंड गिरधारी लाल के केस में ये इतना क्लियर नहीं था, मैंने कहा था ये छोड़ देना कि भाई ऑफर मेड बाय इंटेंडेड ऑफरी विदाउट द नॉलेज दैट ऑफर हैज बीन मेड, किसी को ऑफर किया गया अनजाने में और उसका कोई भी नहीं, ऑफर किस इंटेंशन के साथ हो, सामने वाले के पास ऑफर करना ताकि वो क्या है उसे एक्सेप्ट करे। अब मान लो वीर नाम के दो आदमी है, मैं इस वीर को ऑफर कर रहा हूं, वो दूसरा वीर है, समझ गए, मेरी इंटेंशन उससे यस करवाने की नहीं, मेरी इंटेंशन इससे यस करवाने की है। हो जाता है कई बार ऐसे, मतलब ऑफर जिसको किया गया उसको ऑफर करना ही नहीं था, तो उस एक्सेप्टेंस का कोई मीनिंग नहीं, ऑफर बाय मिस्टेक हुआ है, मींस क्लियर है, मिसअंडरस्टैंडिंग नाम कॉमन होने से होगी। होता ना, स्कूलों में भी चक्कर पड़ जाता है, स्कूल में एक ही क्लास में एक ही नाम के दो लोग हों तो बड़ा चक्कर पड़ता है। पहले आज पुराने टाइम में बड़ी दिक्कत थी, डांट पड़नी उसको पड़ गई दूसरे को, होता है ऐसे, क्यों, एक ही नाम के लोग हों तो दिक्कत आती है। आजकल तो स्कूल में जब बच्चे का एडमिशन होता है ना, तो स्कूल वाले पेरेंट्स को कह देते हैं भी पहले उस नाम का बच्चा, तो कहते हैं प्लीज सर आप नाम बदल लो, अभी तो बच्चा छोटा है, क्योंकि फिर दिक्कत आएगी, दो बच्चे एक ही नाम के, या दो सेक्शन हो तो वो उसको अलग अलग सेक्शन में कर देंगे, चलो, नहीं तो दिक्कतें तो आती हैं। चलो, तो भगवान लाल गिरधारी लाल में यही कहा गया कि ऑफर जो है इस नॉलेज के साथ नहीं किया गया कि इसको ऑफर है, वो किसी और को समझ के किया गया, तो हो जाती है गलती, ठीक है। चलो, ब्रोजडन मेट्रोपॉलिटन रेलवे का केस क्या था, ब्रोजडन मेट्रोपॉलिटन रेलवे का बड़ा फेमस केस है, ब्रोजडन, जैसे वो बोल्टन जोन का केस था, बोल्टन जोन में ब्लॉक हस्ट को ऑर्डर था, उसने दुकान बोल्टन को बेच दी, बोल्टन कहता मैं ऑर्डर पूरा करूंगा, जोन कहता मैंने तेरे को ऑर्डर ही नहीं दिया, तो तू कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट व्हेन ऑफर इज नॉट मेड टू यू, ठीक है, फेमस केस है। और ये वाला भी फेमस केस है अपना बिंडले वाला, फेल्ट हाउस बिंडले वाला, बड़ा फेमस केस है, फेल्ट हाउस बिंडले घोड़ा बेचने का। ऐसी मेट्रोपॉलिटन रेलवे का केस भी काफी फेमस है, ब्रोजडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे। ऑफर किया गया कोयला मेरा इस रेट में ले जाओगे, रेलवे के मास्टर ने यस करके एक्सेप्टेड लिख के ड्रॉर में रख लिया, लेटर पोस्ट ही नहीं किया, तो क्या इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेड, नहीं, एक्सेप्टेंस सामने वाले ऑफरर को भेजनी तो पड़ेगी, वरना वॉशिंग मशीन में एक्सेप्टेंस लेटर धुल गया तो क्या वो एक्सेप्टेड है, नहीं, बताया था ना वो एक्सेप्टेड नहीं, गलती किसकी भी हो वो पर वो एक्सेप्टेड नहीं, क्लियर, ओके। किसी को मैसेज देना तो उसकी सिस्टर को मैसेज दिया, वो मीनिंग नहीं रखता, एग्जाम्पल था, पर आप ना ब्रोजडन मेट्रोपॉलिटन रेलवे वाला केस याद रख लेना, ओके। नील मेरिट का केस ठीक है कि भी तुम अपनी ओर से ही लगाए जा रहे हो यार, $280 की बात है, $80 भेज के खुद ही सोचे जा रहे हो मैं तो $50 करके 4 किश्तों में दूंगा, ये तो काउंटर ऑफर है, एक्सेप्ट करना ना करना सामने वाले की मर्जी है, ठीक। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल बहुत फेमस केस, फ्लू की मेडिसिन का, ओपन पब्लिक ऑफर है, शी हैज एक्सेप्टेड इट, ठीक ना हुई तो केस करके पैसे ले सकती है ये। एक वो कहानी सुनाई थी चंडीगढ़ वाली पेप्सी कंपनी वाली, तो पब्लिक ऑफर बड़े आते हैं। एक मैं अक्सर कहानी सुनाता हूं, सेंटूरो बाइक आई थी महिंद्रा की, उन्होंने कहा था कि बाइक ले जाओ, पैसे दे जाओ, ना पसंद आई इतने महीने का टाइम है, बाइक दे जाना, पूरे पैसे ले जाना, साथ में 500 का इनाम ले जाना। ये क्या है, पब्लिक ऑफर, अगर कोई एक्सेप्ट कर ले और कल को बाइक पसंद ना आए तो वो वापस दे के पैसे ले सकता है, हाँ 500 इनाम मांग सकता है, बिकॉज इट इज पब्लिक ऑफर। लेकिन आपने अनाउंस नहीं किया, आपस में डिसाइड किया तो वो ऑफर नहीं है, बताया था ना, मीटिंग में डिसाइड हुआ पर सामने वाले को भेजा ही नहीं प्रिंसिपल या टीचर को कि तुझे अपॉइंट कर दिया है, अंदर खाते किसी ने बता दिया भी तेरा फाइनल हो गया है, बाद में उसका नाम बदल दिया तो वो केस कर सकता है, नहीं, तेरे को फॉर्मल ऑफर आया क्या, तूने एक्सेप्ट क्या किया है, हमारे बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है। बोल्टन जोन बताई दिया मैंने आपको, ब्लॉकर्स का किसी और को ऑफर किया था, उसने बिजनेस बेच दिया, जिसने खरीदा कहता मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर देता हूं, नो 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 नो, क्यों, जिसको ऑफर है हम तो उसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, हम दूसरे को क्यों दें, ना कर सकते हो, यस, एक्सेप्टेंस रिवाइज करा दिया मैंने, थोड़ा आगे चलो, ऑफर भी हो गया था, अब चलते हैं आगे, रूल रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, इसको अच्छे से समझना ना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सारा टॉपिक ही समझ आ जाएगा, देखना, राम, कौन है, राम, और दूसरा, एक राम ऑफर कर रहा है कार का ऑफर एट ₹2 लाख,
राम इज ऑफरिंग श्याम ऑफ द कार फॉर रुपीज 2 लाख। लेटर कब लिखा? इसने ऑफर लेटर पोस्टेड ऑन 8 नवंबर। ऑफर लेटर कब लिखा? 8 नवंबर को, शाम विल यू बाय माई कार फॉर रुपीज 2 लाख। ये 8 को ऑफर लेटर भेज दिया, लेकिन ऑफर लेटर पहुंचा कब? ऑफर लेटर रीच टू शाम ऑन 11 नवंबर। यानी ऑफर की कम्युनिकेशन कब हुई? जब वो ऑफर ऑफरी की नॉलेज में आया। ऑफर 8 को किया, लेटर कब पहुंचा सामने वाले? शाम को, 11 को। यानी अगर मैं पूछूं कि ऑफर इज कम्युनिकेटेड, ऑफर कम्युनिकेशन मतलब सामने वाले की नॉलेज में आना, कब कम्युनिकेट हुआ टू ऑफरी? ऑन 11 नवंबर। ऑफर की कम्युनिकेशन कब हुई? 11 नवंबर को हुई। ऑफर कम्युनिकेटेड टू शाम ऑन 11 नवंबर। सही है। अब शाम आराम से सोचता है कि गाड़ी लूं के, भैया टाइम भी तो लगता है, पैसे का इंतजाम भी करना होता है बंदे ने। 11 को लेटर लिखा, पहुंचा, सोच रहा है, मान लो ऑन 14 नवंबर शाम पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस किसको डाल दिया? हाँ मैं कार लूंगा। कब डाला लेटर? 2-3 सोच साच के। कब डाला? 14 को। इसने लेटर डाला 14 को कि हाँ मैं कार लूंगा। इस तक पहुंचा कब था? 11 नवंबर। इसने पोस्ट कब किया था? 8। ठीक है। अब ये लेटर यहां पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूं एक्सेप्टेंस लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर रीच्ड टू शाम ऑन 14 नवंबर। नहीं, 14 को डाला था, 16 नवंबर या 17 नवंबर कर देता हूं। कब? 17 नवंबर। ठीक है, समझ गए सारी कहानी। उस तक लेटर कब पहुंचा राम तक? हाँ वाला 17 नवंबर। अब मुझे बताओ ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ है? ऑफर कम्युनिकेशन का मतलब डेट ऑफ लेटर रीच एंड कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। ऑफरी शाम की नॉलेज में कब आया लेटर? 11 नवंबर। यानी ऑफर क्या हो गया है? कम्युनिकेट। लेकिन लोग कहता है ऑफर कैंसिल किया जा सकता है, क्या आप अपना ऑफर वापस ले सकते हैं? यस। कब तक? जब तक एक्सेप्टेंस लेटर आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ ऑफरी ना हो जाए, एक्सेप्टर ना हो जाए। उसने एक्सेप्टेंस लेटर लिखा, बॉक्स में कब गिराया? कब गिराया एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस लेटर? 14 को। तो आप अपना ऑफर कैंसिल कर सकते हो, 14 से पहले पहले करते तो कैंसिल हो जाता। 11 लगता यह कि 11 को खेल खत्म, तू ऑफर वापस नहीं ले सकता। ले सकता है। एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डाला, क्या वो आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ एक्सेप्टर हुआ? एक्सेप्टेंस लेटर नहीं। कब वो आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर? जब उसने थ्रो किया किसमें? बॉक्स में, 14 को। यानी ऑफर कैन बी रिवॉक्ड, ऑफर कैन बी रिवॉक्ड। रिवॉक मतलब कैंसिल बाय ऑफरर राम। ऑफरर राम अपना ऑफर वापस ले सकता अप टू 14 नवंबर। ये कौन सी डेट है? जब तक एक्सेप्टेंस लेटर का आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ एक्सेप्टर ना हो जाए। उसने बॉक्स में कब डाला हाँ वाला लेटर? 14। आपके पास 14 तारीख लास्ट थी। भाई राम तुम्हारे लिए तो डन, कॉन्ट्रैक्ट कब फाइनल हो गया तुम्हारे लिए? तो विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो गया? 14 को। उसके बाद तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। उसके बाद तो कौन करेगा? जो करेगा शाम। राम तो कुछ नहीं कर सकता। यानी राम के लिए तो समझो एक्सेप्टेंस कब होगी? समझो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया अगेंस्ट ऑफरर। कौन है यहां पे? राम। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड कब हो गया है? कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड ऑन 14 नवंबर। भैया उसके बाद तेरे लिए तो कोई चांस ही नहीं पीछे हटने का। तेरे लिए तो 14 को डन। उसके बाद तू चाहे ना बेचना चाहे तो ब्रीच का एक्शन होगा। उसके बाद तू नहीं पीछे हट सकता। तेरे लिए तो सारी कहानी खत्म कब? 14 को।
ठीक है ना। जब एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डाला, उसके कंट्रोल से बाहर हो गया, उस वक्त तक आप अपना ऑफर कैंसिल कर सकते थे। अब तुम अपना ऑफर पीछे नहीं हट सकते। बोलिए, एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा, ऑफर की। ऑफर ध्यान से सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ आ गया तो टॉपिक हो गया खत्म, नहीं समझ आया तो लगे रहोगे फिर एंड तक। आप नहीं पता तुक्के मार के आंसर दिए जाओगे, और कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं, बात इंटरेस्ट बनाने की है। ठीक है, साथ साथ पढ़ते रहो, इंटरेस्ट बना रहता है, बढ़िया चीजें समझ आती हैं। नहीं तो कम्युनिकेशन वर्ड का मीनिंग नहीं पता लगता बच्चे को, क्या कहना चाहता है कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है उसका, उसने पीछे नहीं चैप्टर सुना ध्यान से। तो इसे ध्यान से सारा साथ साथ किया करो, बहुत आसान लगेगा आपको, मजा आएगा। वरना इतना बोरिंग लगेगा, लो पहुंच के बाहर हो जाएगी। सब्जेक्ट ही ऐसा हो जाएगा भाई ये तो होना ही नहीं, ऐसा फील होने लग जाता है। बहुत बड़ा चैप्टर लगता है सिलेबस, ये क्या क्या याद रखें, ऐसा फील होना शुरू हो जाता है। चलो, तो इसलिए साथ साथ करना जरूरी होता है, इंटरेस्ट भी बना रहेगा, विद इन रीच लगेगा क्या हाँ ठीक है कर लेंगे। नहीं तो फिर ऐसे ही लगता भैया ये तो होता नहीं, और ये नहीं होता तो सीए फाउंडेशन में तो चारों क्लियर करके ही पेपर क्लियर होता है। रीपियर वाला तो कोई सिस्टम होता नहीं, फेल तो फेल, एक में फेल तो फेल है। इसमें तो ऐसा है नहीं कि एक पेपर ही दोबारा दे देंगे, चारों ही अच्छे से करने हैं, ठीक है ना। और लॉ सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें बच्चों को दिक्कतें आती हैं साथ साथ ना पढ़ने में, क्योंकि इको मैथ स्टैट में तो क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो चल जाता है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते, ठीक सी तैयारी करेगा चल जाएगा। अकाउंटिंग भी कर लेता है बच्चा, उसका थोड़ा सा +1 +2 से रिलेटेड होने की वजह से कॉन्फिडेंस फिर भी बन जाता है, हाँ बीआरएस का क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट का पड़ा हुआ है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, तो थोड़े बहुत चैप्टर ऐड भी होते हैं तो वो समझ लेता है, या उसे कम से कम हौसला होता है कि हाँ कर लेंगे। लो नया सब्जेक्ट होता है, और पहले करता नहीं, बाद में आके उससे होता नहीं, ये दिक्कत है। बाद में आके जब उसे पता लगना ना 4 एक्ट करने हैं मुझे, 5 एक्ट खोल के, उसे तो ये नहीं समझ आ रहा कि भैया पार्टनर बाय स्टॉपल क्या होता है, क्या क्या याद करेगा, याद ही नहीं किया था कभी। पार्टनर बाय स्टॉपल आ रहा है उसे नहीं पता, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वो नहीं पता, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पूछो वो तो कह रहा है वही जो दुकान है, सेट्स है, बिल्डिंग, ऐसे एग्जांपल देता है वो, कि उससे पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पूछी जाए ना, वो कहेगा सर लैंड, बिल्डिंग, मशीन, डेटर, ये आंसर होते हैं बच्चों में, सही बता रहा हूं। उसे नहीं याद होता वो 3 बातें थी सेक्शन 14 में, क्या जो पार्टनर एडमिशन के वक्त लाता है, या जो पार्टनर एडमिशन के वक्त पैसा लाता है उससे खरीदी जाती हैं रूटीन लाइफ ऑफ बिजनेस में, या गुडविल ऑफ द फर्म, ये लिखना है एग्जैक्ट मीनिंग आपने, यूं नहीं इधर उधर की लिखते जाओगे। एग्जामिनर ने 2 पढ़े ना ऐसे आंसर, यूं इधर उधर की बातें लिख रहा है, तीसरा तो उसके मन में ही बैठ जाती है बात, तो इसको कुछ नहीं आता, ये जिस तरह से आंसर दे रहा है प्रोफेशनली नहीं दे रहा, काटता ही चला जाता है, काटता ही चला जाता है, इस तरह हालत हो जाती है। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ो, चीजें याद तो ही रहेंगी, नहीं तो इधर उधर की बातें ही लिखता रहेगा, ठीक है ना। तो साथ साथ पढ़ो, बहुत जरूरी है। चलो, और इंटरेस्ट बना के रखो भाई, जो चीज पास करनी है करनी पड़ेगी, उसके बिना गुजारा ही नहीं है। दवाई लेनी पड़ती है ना, कड़वी भी हो तो भी पता ठीक होना है तो लेनी पड़ेगी, मीठी दवाइयां कौन बनाएगा भाई, तो लेनी पड़ेगी ठीक होना है तो वो चीज है भैया, इलाज तो है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, जब बच ही नहीं सकते तो इससे अच्छा कर ही लो, और क्या इलाज। चलो, एक पंजाबी सिंगर है गुरदास मान, उसका एक सॉन्ग है भाई, वो जो एक होता है उसमें कुछ कूटने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसे, ओखली वगैरह बोलते हैं, भी उसमें सिर दे ही दिया तो उसके ऊपर पड़ने वाले मोड़ों से क्या डरना है भी, अब तो जो होगा देखा जाएगा, पंगा ले ही लिया है, ठीक है, ऐसे सोच के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बचते तो है ही नहीं हम, ठीक है। जंगल में शेर आ गया, लड़ लो कोई अच्छा है, सरेंडर करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, वो दौड़ रहा आगे ही दौड़ लो बस, और देखी जाएगी फिर जो होगा, क्या पता डर जाए वो, सरेंडर करके ऐसे करके बैठ जाएंगे फिर तो वो अपना काम करे, वो चीज। चलो, क्या 11 नवंबर को ऑफर कम्युनिकेट हो गया, ये वर्ड बड़ा ध्यान से रखने की जरूरत है, ये पहुंचना रीच और ये वर्ड नहीं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वर्ड याद रखना है। ऑफर कम्युनिकेटेड ऑन 11 नवंबर, और अक्सर इसके आंसर में ये रहता है 11 नवंबर से पहले वापस ले सकते हो। आप अपना ऑफर वापस ले सकते हो जब तक एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस लेटर बुक ना कर दे, जैसे स्पीड पोस्ट करवानी है तो स्पीड पोस्ट ना करवा दे, कुरियर कराना है तो कुरियर ना करवा दे, बॉक्स में गिराना है लेटर तो बॉक्स में ना गिरा दे,
तब तक आप अपना ऑफर वापस ले सकते हो, चांस है वापस ले लो। मान लो मैं हूं राम, मैंने लेटर लिखा शाम को, 11 तारीख को राम ने का लेटर शाम को पहुंच भी गया। सुनो, 12 तारीख को सुबह सुबह मेरे पास कोई आता है, नमन क्या सर ये कार मुझे बेचोगे 220 में। मैंने कहा नमन क्या बात कर रहा है, कहते सर दे दो, 225 दे दूंगा। चलो कोई बात नहीं, मेरा मन कर रहा है, मैं 2 लाख में ऑफर कर रहा हूं, ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है, अब क्या करूं। मैंने कहा यार देखता हूं यार, परेशानी है। क्या सर 235 दे दूंगा, ये ऐसे कह रहा। और मेरे को चक्कर पड़ा भी, यहां ग्राहक पैसे लेके खड़ा है और उधर मैं शाम को ऑफर करे बैठा हूं, कितने में, 2 लाख में। कोई बात नहीं, अभी लेट नहीं हुआ, आप क्या करो, अपना ऑफर क्या कर दो, कैंसिल। लेकिन आपको क्या पता शाम लेटर निकाल चुका हो, लेटर बॉक्स में डाल चुका हो। आपको शाम को फोन करके क्या कहना है, शाम को फोन करो, लेटर का टाइम नहीं है, फोन करो 12 तारीख को सुबह सुबह, क्योंकि नमन आई 12 तारीख को है, 12 तारीख को चलो दोपहर में आया, शाम को फोन करो। हाँ भाई शाम, डिप्लोमेटिक स्टाइल में फोन करना है। अगर आपने शाम को सच बता दिया ना, भाई शाम मैं तो कार नहीं बेचता, मेरे को तो और ग्राहक मिल रहा है, तू अपनी एक्सेप्टेंस भेजी नहीं, भेजना भी ना। पता है शाम क्या कहेगा, कहता ऑलरेडी एक्सेप्टेड, मैं तो सुबह 10 बजे पोस्ट भी कराया, जबकि उसने पोस्ट की नहीं होगी, वो अब करेगा पोस्ट, समझ गए। अब लेटर हाँ वाला बना के कुरियर को दे के आएगा और आपको बोलेगा मैं तो पहले क्या है, एक्सेप्टेंस दे चुका हूं, समझ गए। बोलो, थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती। एक बंदे को कोई काम था, कुछ साल पुरानी बात है, रियल स्टोरी मैं अपनी बता रहा हूं। मैं एक रेंटेड बिल्डिंग में इंस्टीट्यूट चलाया करता था, जो मालिक थे ना उनकी अच्छे लिंक लुंक थे, कोई काम था सरकारी, और वो बंदा कहता है ये काम मैं करवा दूंगा, 10,000 रुपये रिश्वत के अपने को देने पड़ेंगे। मन तो नहीं था कि भाई ऐसे उल्टे पुल्टे कामों से काम हो, पर ये था जल्दी हो जाएगा, चलो। हमने उसको रात को 9-10 बजे 10,000 रुपये दिए। उसके बाद मतलब लेट नाइट में फाइनल हो गया भी उस काम वैसे ही हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, पैसे रिश्वत के देने की जरूरत नहीं। पर हम तो 10,000 रुपये किसी को दे चुके थे, और उसको जिसको दिए ना वो सोचो जानकार, और उसने आगे सुबह दे के आने थे पैसे, समझ गए। यानी अभी कोई तीर कमान से निकला तो नहीं है अगर देखा जाए, पर मुझे पता था निकल चुका ये तीर, क्योंकि जिस बंदे को पैसे दिए थे ना, वो बंदा पैसे के मामले में बहुत ही घटिया था, झूठ झाड़ जो मर्जी करा लो, पैसे के मामले में थोड़ा ऐसा था। तो मैं उनके गया सुबह सुबह करीब 7 बजे, 6:30-7 बजे, सर्दियों के दिन थे, सुबह 7 बजे का। मैंने कहा जी, मैंने अगर उसको फोन किया बंदे को, भाई वो काम हो गया, अपने पैसे आगे देने नहीं, वो मुझे यही कहेगा 100% पैसे मैंने दिया है। मैं उनके घर में गया सवेरे, पास भी था मेरे, सुबह सुबह गया, उनका नौकर सफाई सुई कर रहा था। मैंने कहा बाबू जी, कहता अभी तो उठने का टाइम है, अभी तो उठे। मैंने उसको कहा, मैं कहा आपके बाबूजी अभी अब से पहले कहीं जाके आए क्या, कहीं सुबह सुबह जाके आए? कहना कहीं नहीं गए, अभी तो उठे ही नहीं, अभी तो चाय वाय पियेंगे, तैयार होंगे, फिर ही जाएंगे, अभी कहीं नहीं गए। फाइनल हो गया, अभी वो कहीं नहीं गए, पैसे दिए नहीं। फिर मैं उनसे मिला, मैंने कहा जी वो काम हो गया ऐसे करके, और अपा ने पैसे नहीं देने। वो कहते मैं तो पैसे दिया है, वही बात पता था, मैं तो सुबह सुबह दिया, मैं तो वॉक पे जाता हूँ, फिर उठ के पैसे दिया। अब वो नौकर कह रहे बाबूजी उठे नहीं, पर करेंगे आप, पैसे वो हजम कर गया वो बंदा, उसको क्या कहें, क्या लड़ाई करें, 70 साल का बंदा था वो, और नौकर कह रहा वो कहीं गए नहीं। तो फिर हमारी भी इतनी नहीं थी उससे लड़ाई करें, क्योंकि उसकी इंसल्ट हो जाती ना अगर हम कहते भी नौकर देखो वो कह रहा आप तो गए नहीं, झूठ बोल रहे हो। रिलेशन कई बार कुछ ऐसे होते हैं, हम उसके टेनेंट थे, वो हमारा मालिक था, थोड़ा सा ये भी बात थी लड़ाई झगड़े वाला, पर ये पता लग गई पैसे 10,000 रुपये हजम कर गया, कहीं दे के नहीं आया, मैं तो दिया रिश्वत के पैसे गए तो कभी वापस नहीं आते। अगली बार कोई काम हुआ वो हमें जब भी कहना मैं कराता हूँ, ना जी हमने नहीं कराना, एक बार करवा लिया काम। तो ये होता है, आपको सामने वाले से डिप्लोमेटिक स्टाइल में बात करनी है, वरना समझो आप सामने वाला आपको जवाब ऐसा देगा कि आप फंस जाओगे। तो आपने 11 को लेटर लिखा, अगले वाले के पास पहुंचेगा एक आधे दिन में, सॉरी कब लिखा था लेटर, 8 को, 11 को पहुंच गया। अब उसने एक्सेप्टेंस लेटर डाला कि नहीं आपको कंफर्म नहीं, सीधा बात करोगे वो कहेगा मैंने तो लेटर डाल दिया, होगी एक्सेप्टेंस, अब तो वापस हो नहीं सकता, यही कहेगा ना। आप उसको डिप्लोमेटिक स्टाइल में बात करो, फोन पे बात कर रहे हो तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डर लगा लो और उससे बात करो। आप उसे ये ना कहो जी मुझे बेचना नहीं है कि मेरे पास नमन आ गया 2,25,000 30,000 में। आप उसको कहो बाबूजी कार कैसे लगी, पर मूड है क्या, ले लो, बहुत बढ़िया कार है, ऐसे कहो जानबूझ के।
उसको वो मेरी कार बहुत बढ़िया ढूंढे, मिलेगी नहीं सर, शाम बताओ कार लेनी है क्या 2 लाख में, ऐसे को। और बंदे की ना नेचर होती है, जब सामने वाला है ना वो पता क्या सोचेगा, यार ये राम को ना बड़ी सख्त पैसे की जरूरत लगती है तो इतना जोर लगा रहा है, कार ले लो कार ले लो। बंदे की नेचर होती है पैसे तोड़ देगा। वो पता आगे से क्या कहता है शाम, क्या भाई सोच रहा हूं, मेरे को मेरे दोस्त कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं, ये कार तो 1.5 लाख की, एक 70-80 की मिल जाती है इस तरह की गाड़ियां, ये 2 लाख में महंगी है, इससे अच्छा मैं नहीं ले लूंगा, ये कहता है वो। उसे रेट तो लुभा लू, समझ रहे हो, शाम कह रहा है। जैसे ही उसने बोला, आपने कहा बस मुझे बेचनी नहीं, मुझे बेचनी भी नहीं, आप जवाब देने की तकलीफ ना करो, कैंसिल, मेरा ऑफर कैंसिल। रिकॉर्डिंग आपने कर ली है, समझ गए। आपने अपना ऑफर उसकी एक्सेप्टेंस लेटर डालने से पहले क्या कर दिया, रिवोक। शाम भी हक्का बक्का रह गया, कहता बढ़िया कार मिल रही थी 2 लाख में, ऐसी पंगा ले लिया। तो अब वो कार उसको देने से इनकार कर सकते हो क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डाला नहीं। लेकिन अगर उसने 14 को लेटर एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डाल दिया, आपकी कॉल 15 को जा रही है, मुझे कार बेचने का ऑफर कैंसिल करना है, अब नहीं कुछ होता, अब वो एक्सेप्टेंस लेटर निकाल चुका है, यू कांट रिवोक योर ऑफर। यानी सीधी सी बात है, लो की वर्डिंग में अगेंस्ट ऑफरर राम कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड ऑन 14। सही कह रहा हूं, राम के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा हो गया बोलो, 14 को ना, क्योंकि राम उसके बाद तो कुछ कर ही नहीं सकता, राम के लिए तो डन। शाम के ऊपर अभी है राइट, राम के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो गया, अगेंस्ट, ये वाली वर्डिंग बार बार पढ़ रहा हूं, ये लिखी मिलेगी आपको, अगेंस्ट ऑफरर राम कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो गया, समझ लो 14 नवंबर को, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डल गया, राम तो पीछे अब हट नहीं सकता। समझ आई बात, चले बड़े आगे। एक्सेप्टेंस लेटर 14 को बॉक्स में डल गया, कब पहुंचा ऑफरर राम तक, कब पहुंचा ये लेटर, 17 को, 17 को। अब मैं दोबारा लिखता हूं सारी कहानी, ये वाली तो होगी ऑफरर के लिए, अब देखना, चलो लिखो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड ऑन, हाँ जी, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब पूरी हुई, 17 नवंबर। कब पूरी हुई, 17 नवंबर को एक्सेप्टेंस पहुंच गई ना, किसकी नॉलेज में आनी चाहिए, ऑफरर। उस तक डाकिया साइन करा के, कुरियर वाला साइन करा लाया, तो समझो उसकी नॉलेज में आ गया कब, 17 को। एक्सेप्टेंस किस तक पहुंच गई, ऑफरर राम तक, कब, 17 को। और एक्सेप्टेंस को कैंसिल करना चाहे उसकी लास्ट डेट भी यही है, सुनो, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवॉक्ड, यानी कैंसिल, कैंसिल्ड बाय एक्सेप्टर अप टू द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। यानी आप अपनी एक्सेप्टेंस कब तक वापस ले सकते हो, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की डेट तक, जो कि क्या है 14, ये सॉरी, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की डेट तक की ले सकते हो, कौन सी होगी, 17 नवंबर। बोलिए, यानी मैं ये कहना चाहता हूं एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन दोनों डेटें सेम है। ऑफर में तो अलग अलग थी, ऑफर की कम्युनिकेशन कब थी 11 को, लेकिन रिवोकेशन की डेट थी एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डालने तक 14। लेकिन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन का टाइम सेम है, कौन सी डेट, 17। यानी आपकी एक्सेप्टेंस कब पहुंची शाम की राम तक, 17 को, और आप अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहो उसकी भी डेट क्या है, सेम 17। समझ गए, एक ही डेट। यानी आप ना करना चाहो कार लेने से, हां करने के बाद कर सकते हो, एक्सेप्टेंस लेटर कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर राम, राम की नॉलेज में आने से पहले। समझ गए क्या कह रहा हूं, अगर आपने 14 को लेटर निकाल दिया, एक्सेप्टेंस वाला लेटर निकाल दिया 14 को, 15 को कोई आके कह रहा है भाई तू क्या कर रहा है, कहता जी राम की कार ले रहा हूं 2 लाख में। कोई आके डरा देता है शाम को, कौन सी कार ले रहा है यार, राम की बेकार कार है, इतने एक्सीडेंट हुआ आज तक कोई बचा नहीं है उसमें, अपशकुनी कार है, ये है वो है। या किसी ने कह दिया इससे बढ़िया कार और मिल जाएगी, बेकार कार है, बैन होने वाली है, कुछ भी। आपको 15 को नॉलेज में आया और आप लेटर कब निकाल चुके हो, 14। आप क्या करो,
अब कुछ ऐसा करो कि आपके एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने से पहले कौन सा लेटर कम्युनिकेट कर दो, रिवोकेशन का लेटर, समझ गए। आप ऐसा करो 15 सुबह सुबह कुरियर करो, फास्ट कुरियर, जो कि ऑफर राम तक पहुंच जाए, कब, आपके पहले हां वाले एक्सेप्टेंस लेटर से पहले पहले पहुंच जाए। समझ आ रहा है ना? हाँ जी, आ रहा है समझ? खत्म हो जाएगा चैप्टर इसके बाद ये। बोलो अगर नहीं समझ आ रहा तो, कुछ लोगों के फेस लग नहीं रहे। समझ आ रहा है? आ रहा ना? पूछ लेना, जाना समझ आए, क्योंकि आगे जाके टुकड़े इसी के करेगा वो, कि क्या एक्सेप्टेंस है, कब ऑफर की रिवोकेशन है, कब एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन की डेट है, सारा इस एग्जांपल से टॉपिक हो जाएगा। हाँ जी, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब हुई? 17 को। अगर आप कैंसिल करना चाहते तो क्या करते? 17 से पहले पहले नो वाला लेटर, एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन वाला पहुंचा दो 17 से पहले। क्या करो, 15 को किसी ने कह दिया ना लेकर, तो आप क्या करो, फास्ट या तो कॉल कर लो, देखो फोन वोन पे ऑप्शन है, फोन करके राम को कह दो, राम भाई मैं तेरी कार नहीं लूंगा। राम कहते फिर बताने की क्या जरूरत है यार, तू ना बताता मैं समझ ही लेता, तू नहीं लेता कार। उसे क्या पता भी पहले हम हाँ वाला लेटर निकाल चुके हैं। उसे को भाई मैं तेरी दोबारा सुन ले, मैं तुम्हारी कार नहीं खरीदता। राम कहता तू भी हाफ मैड है, बार बार बोल रहा है कि बात नहीं लेता ना ले, धक्का थोड़ी है। फिर कहा ऐसा है भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं हाँ वाला लेटर भी लिख चुका हूं, और उसको सीरियसली मत लेना, वो पहुंचेगा तेरे तक, उसको बेकार मान ले, क्योंकि मैं पहले क्या कर रहा हूं, ना कर रहा हूं। यानी आपने अपनी एक्सेप्टेंस को क्या कर दिया, बैकआउट कर लिया, रिवॉक कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं फोन कॉल नहीं हो रही, फोन उधर नेटवर्क नहीं है, लेटर आते जाते हैं। पुराने जमाने में ले चलो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 150 साल पुराना है, जब फोन नहीं चलते थे। उस जमाने में लॉ मेकर को पता थोड़ी था फोन आ जाएंगे, या ये एसएमएस व्हाट्सएप आ जाएंगे। उनको क्या पता था वीडियो कॉल हो जाएगी। ऐसा ना, आजकल तो शादियां भी लोग वीडियो कॉल पे अटेंड कर लेते हैं। आजकल उन्होंने देखा होगा, फॉरेन में मैरिज चल रही है, यहाँ रिश्तेदारों ने बड़ी स्क्रीन लगा के 3-4 कैमरे पे लाइव मैरिज अटेंड कर रहे हैं, मिठाई यहाँ, खाना वाना यहाँ मंगा लेते हैं, फील वहां की ले रहे हैं। तो होता है, बड़े हैं पंजाब साइड में तो बड़े केस हैं ऐसे, क्योंकि वो सारे रिश्तेदार वहां जा नहीं सकते, टिकट ही बहुत ज्यादा लग जाएगा। वो कहते हैं तुम यहीं सेलिब्रेट करो, यहाँ कोई रिजॉर्ट में बुक करा देते हैं, वहां वाले करा देते हैं, खूब पैसे कमाते हैं वहां। यहाँ रिजॉर्ट बुक करवा देते हैं, बड़ी स्क्रीन लगवा देते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह, खाने वाना प्लेट सिस्टम के हिसाब से बुक करवा देते हैं। भैया तुम यहाँ बैठे ही शादी अटेंड करो बड़ी स्क्रीन पे देख के। तो यही है, पर लॉ मेकर को पता थोड़ी था कैसा जमाना आ जाएगा, तो उन्होंने तो लेटर वाली चीजें लिखी, उस टाइम लेटर चलते थे। चलो जी, ऐसा है, आप फास्ट कुरियर करा दो। 15 तारीख को फास्ट कुरियर 16 को पहुंच गया, 16 को पहुंच गया ना वाला लेटर। फिर 17 को कौन सा पहुंचा, ना वाला। तो आपकी एक्सेप्टेंस क्या होगी, कैंसिल, क्योंकि सबूत है 16 को कौन सा लेटर कम्युनिकेट हो गया, रिवोकेशन कम्युनिकेट हो गई, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट बाद में हुई। मान लो आपने 14 को लेटर लिखा एक्सेप्टेंस वाला, हाँ मुझे कार लेनी है आपकी 2 लाख में, और 15 को लेटर लिखा नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय योर कार। देखते हैं पहले कौन सा पहुंचता है। पहले कौन सा लेटर पहुंच गया, हाँ वाला। बाय चांस पता नहीं क्या हुआ, वो सरकारी पोस्ट से जा रहा था, सरकारी पोस्ट पहले पहुंच गई, कुरियर बाद में। 17 को पहुंच गया, हाँ मैं तुम्हारी कार लूंगा सवेरे, और शाम को पहुंचा कुरियर, क्या, नो मैं कार नहीं लेता। तो पहले कौन सा पहुंच गया, यस वाला। एक्सेप्टेंस क्या होगी, कंप्लीट। अब आप पीछे हट सकते हो, ना कर सकते हो, नहीं। मान लो दोनों लेटर एक साथ हाथ में पहुंचे उसके, बाई चांस 2 लेटर किसके, शाम के। राम भी हैरान है यार, 2-2 लेटर भेज रहा है यार शाम, क्या चक्कर है। शायद इसलिए भेजा होगा, एक कोई गुम ना हो जाए, 2 लेटर भेज दिए फॉरेन बिल की तरह, 2 लेटर भेज दिए होंगे शाम ने। अब सवाल यह, वो लेटर कौन सा पहले पड़ता है। अगर उसने पहले लेटर जो खोला उसमें लिखा था नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय योर कार, फिर तो रिवोक होगी एक्सेप्टेंस। अगर उसने लेटर पहले कौन सा खोल के पढ़ा, हाँ मैं तुम्हारी कार लूंगा, तो समझो डन, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ गए। अब आपको जी इतना कौन सा राम राज है कि बंदा सच बोलेगा। अगर उसने राम ने लेटर खोला पहले ना वाला फिर हाँ वाला, वो बताएगा पहले मैंने हाँ वाला पढ़ा है, ये ना वाला तो शाम को आया, अपना तो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो गया, यही बोलेगा। तो ये तो फिर कोर्ट के ऊपर है सबूत। पता लगा वो जो राम था ना, कम पढ़ा लिखा था, उसे लेटर पढ़ने नहीं आते थे, उसने ना सामने किसी बच्चे को, लड़के को बुला के लेटर पढ़वाए थे।
वो लड़के ने लेटर पढ़ा था पहले कौन से वाला, कौन सा, ना वाला, चलो हाँ वाला पढ़ा था, फिर उसने कौन सा पढ़ा, ना वाला। वो कोर्ट में गवाह बन गया कि बाबूजी का लेटर मैंने पढ़ा था, पहले लेटर में क्या लिखा था, यस आई एम इंटरेस्टेड योर कार, फिर दूसरा लेटर पढ़ा उसमें लिखा था नो। कहता हैरान तो मैं भी हुआ था, भी बात क्या है, हाँ ना हाँ ना, उसने बोल दिया पहले हाँ वाला पढ़ा था, तो आप केस जीत जाओगे। यानी कोर्ट में तारीख पे तारीख वाली बात है, प्रूव करने पे है, यानी सामने वाले की नॉलेज में कौन सा लेटर पहले आता है। एक जज ने तो ये फैसला ले दिया कि दो लेटर इकट्ठे पहुंचे, एक हाँ और एक ना, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, समझो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। पर ये थ्योरी सही नहीं है, थ्योरी यही सही है कि पहला कौन सी चीज सामने वाले की नॉलेज में आई वही मान ली जाएगी। नो वाली तो सौदा कैंसिल, अग्री एक्सेप्टेंस कैंसिल, हाँ वाली तो डन। मैंने तो कहा ही नहीं वो बच्चा माइनर है, बच्चा मतलब सही कह रहे हो। बाकी ऐसा है उससे अपन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, बच्चे तो मन के सच्चे ही होते हैं, वो जो बोल रहा है सही है। इन्फ्लुएंस में ज्यादातर बड़े ही आते हैं, बच्चे कहाँ आते हैं इन्फ्लुएंस में, चलाक तो सारा बड़ा मन नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं। वैसे बाय लॉ मैं आपको बता दूं, माइनर जो होता है इस तरह के स्टेटमेंट्स और इस तरह की चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। माइनर एजेंट बन सकता है, हाँ, उसने कौन सा खुद कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, मालिक का करवाना होता है। लोग कहता है माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट, बन सकता है, डील कर सकता है, पर कल को फंसा गया ना आपको गलत डील रूल करके, तो आप ही लटकोगे, वो तो बाहर हो जाएगा। इसी माइनर के साथ कोई डील एजेंसी बनाता नहीं, क्योंकि गलत डील करवा दे खुद तो बच जाएगा, समझ गए ना। चलो बाकी ये चीजें ना उतनी आसान नहीं है जितनी यहां दिखनी है। भाई कौन सा लेटर पढ़ा, प्रूव करना कोर्ट में आसान है क्या ये चीजें। और लोग पता क्या कहेंगे, अब कोर्ट में जाओगे जज भी कहेगा क्या यार क्या दिमाग खराब हुआ है यार इनका, फालतू में कोर्ट में आ रहे हैं, इनको पता ही नहीं कोर्ट में कितने केस पहले पड़े। भाई तेरी चीज बंदा नहीं लेना चाहता, शाम 2 लाख में कार नहीं लेना चाहता, तो कहीं और बेच ले, ऐसी कोर्ट में चला फिरता मैं तो बेच के रहूंगा इसको, आजा फिर बेच ले, 10 साल बाद फैसला होगा, गाड़ी खत्म हो जाएगी इतने में, समझा है ना। इससे अच्छा ऐसे फैसले क्या है, बाहर ही कर लिया करो। सही बता रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है, बड़े केस देख चुका हूं, मतलब इस तरह सुने हैं मैंने, बहुत बुरा हाल है। मैंने आपको एक केस बताया होगा, चलो 1 मिनट में लेता हूं, इससे रिलेटेड है, जुडिशरी सिस्टम से रिलेटेड। मैं जिस लोकेशन में रहता हूं वहां ना पुराना टाइम की बात है, मैं स्कूल लाइफ में रहा हूँ तब की बात। तो वो दूध लेने जाते थे मेरे फैमिली मेंबर, जैसे अब तो चलो घर पे आ जाता है वो, या आप पैकेट्स ले आते हैं, पहले वही था, लोग लेके ना कंटेनर कहीं से दूध डेयरी से लेके आया करते। तो जिनके घर में दूध लेके जाते थे ना, उनका लड़का बड़ा बदमाश था, मतलब बहुत तगड़ा बदमाश था जैसे। तो वो पता लगा कि पुराने टाइम में पैलेस वैलेस होते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, गली में टेंट लगा के, घर के ऊपर टेंट लगा के फंक्शन करते थे। अब तो चलो पैलेस सस्ते महंगे धर्मशाला सब मिल जाता है, पुरानी बात है उस वक्त पैलेसेस 1-2 ही हुआ करते थे, और थे तो बड़े महंगे होते थे। तो कोई वहां पे एक नहर कॉलोनी है बहुत बड़ा, उसमें लॉन ग्राउंड है हिसार रोड पे, उसमें कोई जैसे लोग फंक्शन कर लेते थे, मेरा घर उधर ही है बस स्टैंड से आगे। तो एक फंक्शन चल रहा था, प्रोग्राम थी, शादी थी, उसमें बिन बुलाए मेहमान वो घुस गए, जो मैं बता रहा हूं वो भी, और भी बुलाया नहीं था उनको, लड़के घुस गया वहां था, 4-5 लड़के, और वहां पे क्या खाए पिए जा रहे, भी चलो खा पी लो कोई बात नहीं, तुम्हें बुलाया तो नहीं, शगन भी नहीं देना तुमने, कोई बात नहीं खा पी लो, अरे ऐश करो। ड्रिंक भी कर ली फ्री की, वहां ड्रिंक भी चल रही थी जैसे। और ड्रिंक ज्यादा करने के बाद वो भूल गए भी हमें तो, हम तो यहाँ बिन बुलाए मेहमान है, अभी अपना खाओ पियो जाओ। तो वहां पे कोई वेटर वूटर से कोई बात हो गई, और वो उसको गालियां देने लग गए, भाई बेटे ये ला वो ला, भूल गए भी हम तो बिन बुलाए मेहमान है, ड्रिंक करने के बाद उसको जोक झाड़ रहे हैं, ये लाओ वो लाओ। लड़की वाले लड़के वालों से पूछ रहे हैं ये तुम्हारे बुलाए हुए हैं क्या, और लड़के वाले लड़की वालों से पूछ रहे हैं ये कौन है, हमने तो बुलाया नहीं, कौन है। फिर कंक्लूजन निकला ये बिन बुलाए हैं, बुलाया नहीं। तो वो प्रोग्राम डिस्टर्ब कर रहे हैं, वेटर को गालियां दे रहे हैं, कभी कुछ, कभी आराम से खाओ पियो और चलते बनो, तो भी बात है, कोई बात नहीं। और उन्होंने उनको डांटा जैसे कुछ, तो वो ड्रिंक तो की थी और नमनी बदमाश थे जैसे, उन्होंने लड़ाई शुरू, मारपीट शुरू होगी वहां। तो जो लड़का था वो भी बीच में आ गया जिसकी शादी थी, और वो जो बदमाशों ने ना, वो टेंट वाला वो लगा होता है बैम्बू बांस टेंट करने, वो निकाल दिया और वो मारना शुरू कर दिया, तो वो लड़के का कान कट गया जिसकी शादी थी।
शादी तो होगी जैसे तैसे, पट्टी पुट्टी करवाई, शादी शुदी होगी, लेकिन प्रोग्राम सारा ही हौच पौच, लोग भाग गए, माहौल खराब तो हो ही गया कि भैया ऐसे हाथापाई हो रही है। चलो जी, पुलिस केस बना दिया गया, उनपे पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर ली। अब ये मारपीट का मामला तो कोई बहुत बड़ा केस बना नहीं उनपे, चलता रहा, तारीख पे तारीख चलती रही। कई साल बाद मैंने उससे पूछा, वो कहीं और चले गए रहने, तो वो बंदा मुझे मिला, वही बदमाश, जानता तो था ही क्योंकि उनके घर से दूध लाते ले जाते थे। मैंने उसको पूछा, भाई यार तुम्हारे वो उस केस का क्या हुआ? वो बड़े आराम से कह रहा है 12-13 साल हो चुके थे ऑलरेडी केस के। क्या कुछ नहीं, तारीख आती है, वकील को 200 रुपए देते हैं, 300 रुपए देते हैं, 6 महीने के आगे तारीख पड़ जाती, होना क्या है? वो इतने आराम से कह रहा है, भी उनपे केस चल रहा है। टाइम बीतता रहा, 15, 18, 20 साल बीत गए, उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए जिनकी शादी थी। बाद में पता लगा उन्होंने केस वापस ले लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अब उनके परिवारों के रिलेशन वैसे बुरे रहे ही नहीं। बंदे का गुस्सा थोड़ी देर रहता है ना, भाई हाँ हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब कर दिया, 10 साल 15 साल 17 साल गुस्सा पड़ा रहेगा क्या? वो खत्म हो गया उनका गुस्सा भी, अब क्या करना, आगे परिवार बढ़ गया, उनकी भी, उस बदमाश की भी शादी होगी, उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनके भी, जिनके बदमाशी की थी उनके भी भूल भाल गए। वो केस आखिर विड्रॉ हुआ, क्या जस्टिस मिला? बोलो, कोई जस्टिस नहीं है। तो ये होता ही है, एक बार गुस्से में केस करो, आगे जाके पता लगता है क्या होगा क्या नहीं, ऐसे ही लटकता रहता है। तो इसलिए ना ये वाले जो केस है ना, जो कह रहा हूं शाम कार नहीं ले रहा जज साहब, 2 लाख रुपए में डील होगी, हाँ होगी, लेटर पहले ही पड़ा, जज हंसेगा, बता रहा हूं कि कैसा केस लेके आ रहे हैं, कार पड़ी है भैया, कहीं और बेच ले, यहां कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहा है, कोर्ट के पास पहले ही नहीं टाइम। आजकल तो सरकार लोक अदालत लगाती है, लोक अदालत सुना है? लोक अदालत, अब लोगों के चालान कट जाते हैं इतने इतने, भरते नहीं, क्या कर लो जो करना है, भरते ही नहीं, चालान कटे पड़े हैं, 10-10 साल हो गए चालान भरने नहीं जाते। अब कोर्ट के पास टाइम है क्या? चालान कट गया, अब कोई इतना बड़ा क्राइम तो नहीं है, हेलमेट डाल के नहीं जा रहा था या सीट बेल्ट नहीं लगाई, उसने कोई बड़ा कांड थोड़ी कर दिया है, अपनी सेफ्टी नहीं देख रहा था और आपने चालान काट दिया। अब कोर्ट उसको अरेस्ट वारंट काटे क्या? है क्या कोर्ट के पास? ऐसा तो कोई इशू नहीं है, उसकी गाड़ी जब्त करे, इतनी गाड़ियां मार मार के लोगों को एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, वो तो पकड़ी नहीं जाती पुलिस वालों से, और ये चालान वालों को पकड़ेंगे। होता क्या है, 8-8 साल 10-10 साल चालान पे चालान कटते रहते हैं, लोग चालान नहीं भरते। आखिर सरकार आजकल क्या लगा रही है? लोक अदालत। क्या रफा दफा करो यार, ऐसे ही मामले कोर्ट में पड़े रहते हैं। तो लोक अदालत में कोई रिटायर्ड जज बिठा दिया जाता है नीचे गद्दा लगा के, ताकि आपको अपनापन फील हो, जैसे गांवों में पंचायत होती है, रिटायर्ड जज, आप भी आगे वो भी, हाँ जी क्या चाहता है? अंकुश से पूछा, क्या सर मैं ऐसे जा रहा था, मेरा चालान काट दिया, फिर दूसरी बार काट दिया, इतना बिल बना दिया, ये वो। कहता हूं क्या चाहता है? क्या सर देख लो जी, कोई थोड़े बहुत पैसे भर दूंगा। क्या चल 700 रुपए भर जा, 5,000 रुपए का चालान था। मतलब कर करा के निपटाने के टाइम पे आ गया भी, चलो करो फैसला, निपटाओ। सरकार को भी पता है भैया, ज्यादा एक्शन लेंगे, ज्यादा तंग करेंगे ना, पब्लिक लठ उठा लेती है, फिर या जो करना है कर लो है। जब तक इज्जत दे रहा, जिस दिन कोर्ट के आगे खड़े होंगे लोग, फिर क्या करेंगे भाई? सबको मार तो नहीं देंगे आप, बात ये है। तो ये आसान नहीं है कोर्ट कचहरी। चलो आप तो लो पढ़ेंगे ना, क्या है, हमें तो पेपर में लो क्या है वो लिखना है। तो आप कह सकते हो तूने हाँ वाला लेटर पहले पढ़ा इसलिए डन, तुझे कार लेनी होगी, वरना मैं जा रहा हूं कोर्ट में, कार तो तुझे दे के छोड़ूंगा। समझ गए? तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन की डेट क्या है? सेम। क्लियर? आप कैंसिल कर सकते हो। तो अब ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो यहां लिखी है, रूल रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के सारे रूल मैंने आपको यहां पे बताने हैं। क्या? ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर सारे फीचर है, तो उनकी कम्युनिकेशन ऑफर की और एक्सेप्टेंस की पार्टी के बीच में बहुत जरूरी है। ब्रॉसडन और मेट्रोपॉलिटन रेलवे में क्या हुआ, उसने जवाब ही नहीं दिया था तो डील हुई ही नहीं। कॉलेज के प्रिंसिपल को ऑफर ही नहीं आया था तो उस एक्सेप्टेंस का कोई मीनिंग नहीं पड़ा। फेल्ट हाउस के केस में भी अपन ने पढ़ा, बिंडले फेल्ट हाउस, उसमें भी अंकल को कोई जवाब लड़के ने दिया नहीं था तो कोई मीनिंग नहीं। ओके, तो पार्टी फेस टू फेस है। देखो सुनो लास्ट, ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर की रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, उसकी रिवोकेशन, ये सारी स्टोरी तब काम की है जब आप ऑफर कैसे भेज रहे हो, मेल या लेटर से, वहां होता है टाइम गैप। लेकिन अगर फोन पे ऑफर कर रहे हो तो ये पॉइंट ही बेकार है। क्यों? मैंने फोन पे वीर को कहा वीर तुम कार लोगे 2 लाख में,
वीर 1 मिनट में ही कहता हाँ कार ले लूंगा। बोलो कब वापस लोगे, टाइम है आपके पास ऑफर वापस लेने का या एक्सेप्टेंस वापस? फोन पे सामने वाले के कान में आवाज जाने में कितने सेकंड लगते हैं? मैंने बोला हाँ विल यू बाय माय कार फॉर ₹2 लाख, साथ के साथ जवाब आ रहा है वीर का, यस सर आई विल बाय इट फॉर ₹2 लाख, डन। बोलो कब रिवोकेशन करोगे? कब कम्युनिकेशन हो रहा है? 1 सेकंड में कम्युनिकेशन, 1 सेकंड में एक्सेप्टेंस, डन। कोई पीछे नहीं हट सकता, ना ऑफरर ना ऑफरी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये जवाब लेटर के जमाने के है ना, लेटर या मेल से ऑफर और एक्सेप्टेंस हो रही है तो वहां काम आएंगे। फेस टू फेस है, बोल के बात करके हाँ जी अंकित कार लोगे, अंकित सामने खड़ा है हाँ कार ले लूंगा, डन। कब रिवोक करोगे? कब? लेटर में टाइम लगता है, इनमें कौन सा टाइम लगता है? इधर से वहां निकली 1 सेकंड में, उधर, समझ गए ना? तो फेस टू फेस या फिर टेलीफोन कॉल पे जो अग्रीमेंट होते हैं उनमें रिवोकेशन का कोई टाइम गैप नहीं होता, उसमें रिवोक नहीं कर सकते आप। ऑक्शन में फिर भी टाइम होता है ऑफर वापस लेने का, क्या वो खड़े होके कैंसिल कैंसिल कैंसिल, फिर भी थोड़ा 2-3 मिनट हो सकते हैं कि वो 1 2 3 बोल रहा है उससे पहले ही 3 बोल के हैमर फुल से पहले ही ना कर दो तो फिर वापस हो जाएगा। लेकिन फेस टू फेस या फोन में इतना भी टाइम नहीं मिलता। तो कम्युनिकेशन इमीडिएट होता है फेस टू फेस में या फोन में, एक्सेप्टेंस भी इमीडिएट होता है, वापस कैंसिल करने का कोई चांस नहीं। लेटर या मेल के टाइम में हो सकता है क्या वापस कर सकते हो, ठीक। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का मीनिंग समझा रहा है सेक्शन 4। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पता है ना, इस एग्जांपल में 8 को लेटर लिखा, सामने वाले के पास कब पहुंचा? शाम के पास 11। तो ऑफर की कम्युनिकेशन कब होगी? 11 को। एग्जांपल दे दिया, ये यहां पढ़ लो। कार का ऑफर 1 जनवरी को लिखा, सामने वाले को 10 जनवरी को मिल गया, तो 10 जनवरी को समझ लो क्या है, आपका ऑफर कम्युनिकेट हो गया, ठीक है ना। आगे पढ़ो। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेक्शन 3 और 4। क्या एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हुई? आपने 14 को लेटर डाला एक्सेप्टेंस का, सामने वाले ऑफरर को 17 को मिल गया तो 17 को समझो डन, आपकी एक्सेप्टेंस क्या होगी? कंप्लीट। लेकिन मैंने बताया ऑफरर के लिए तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? बोलो अगेंस्ट ऑफरर, हाँ जी ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी? 14 को, जब लेटर बॉक्स में डल गया, क्योंकि उसके बाद तो ऑफरर कुछ कर ही नहीं सकता उसके एंगल से, तो 14 को डन। हाँ ऑफरी एक्सेप्टेड, शाम के एंगल से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई है? 17 को, ठीक है ना। ऑफरर के लिए तो एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी, कंप्लीट होगी? समझो 14, क्योंकि ऑफरर तो उसके बाद पीछे नहीं हट सकता, वो चीज समझा रहा है, ये मैं एग्जांपल से समझा चुका हूं। जब लेटर बॉक्स में डाल दिया, आपने 1 को लेटर लिखा, सामने वाले को लेटर 10 को मिला, ठीक है, और 15 को एक्सेप्टेंस लेटर ए को मिला, ठीक। तो उसने लेटर कब पोस्ट किया? उसने लेटर पोस्ट किया बी ने 10 को, तो ए तेरे लिए तो 10 को ही क्या हो गया? समझो एक्सेप्टेंस कंप्लीट डन, तू पीछे नहीं हट सकता, तेरे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया 10 को। लेकिन बी के लिए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब होगी? 15, वो 15 तक अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है, यस। तो अगेंस्ट एक्सेप्टर सेक्शन 4 कह रहा है एक्सेप्टर के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी कैंसिल किया जा सकता है, कब तक? 15 तक। वही बात होगी, एग्जांपल देख लो ना, राम के लिए तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? समझ लो 14, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। शाम के लिए एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट मानेंगे? 17, क्योंकि शाम तो 17 तक भी वापिस ले सकता है। क्लियर? वो एग्जांपल। तो रूल कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन के यही है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। हाँ देखो आपके बिहेव से भी एक्सेप्टेंस पता लगती है। सुनो, एक बस स्टैंड पे जाता है बंदा, अंकित जाता है बस स्टैंड में, अंकित जाके पूछता है कि भाई साहब बस कहां जाएगी? वो कहता है दिल्ली। अंकित उसमें स्टेप इन कर लेता है बस में, कंडक्टर के सामने, कंडक्टर नहीं रोक रहा, तो उसका मतलब क्या है? इंप्लाइडली डन, यानी कंडक्टर कहता है ओके ओके बैठ जाओ, ठीक है ना, ओके ओके बैठ जाओ। मान लो 1 मिनट के लिए, कई बार क्या होता है कि बस छोटे स्टॉपेज पे रुकती नहीं है। मान लो अंकित ने जाना है डिंग मंडी, सिरसा से कहां जाना है? डिंग मंडी, है ना रास्ते में एक डिंग, 20-30 किलोमीटर, ये टोल के बाद 30 किलोमीटर, फतेहाबाद से पहले आता है। अब वहां कई बसें लॉन्ग रूट की रुकती नहीं है बार बार, तो क्या होता है?
ये पूछता है इसीलिए भी रुकेगी तो मैं चढ़ू, नहीं तो ना। ये उसको कहता है ड्राइवर, बस जा रही है दिल्ली, ये कहता है मुझे डिंग जाना है, डिंग जाना है, वो साइड में हट जाता है, समझ गए, वो रास्ता दे देता है, साइड में हट जाता है। तो उसका बिहेव क्या प्रूव करता है कि आजा भैया डिंग उतार देंगे, इसका मतलब यही है। अब बस में बिठा लिया डिंग तक जाने के लिए, अंकित को डिंग पे जाने के लिए बैठ गया ये। आगे जाके अभी शहर के आउटर एरिया में 10 पैसेंजर और आ गए इकट्ठे, 10 पैसेंजर उन्हें हाथ दिया, इकट्ठे आ गए, उन्होंने दिल्ली जाना, सीट कम है, सीटें कम है। वो अंकित को कह सकता है वो उतर, डिंग तो रुकती नहीं, कह सकता है कि अंकित को वो कि डिंग वालों को नहीं रोकते हम उतर, तू नहीं कह सकता भाई। जब तेरे सामने वो बस में स्टेप इन कर रहा है पूछ के कि डिंग जाना है, और तूने रास्ता दे दिया, मतलब तूने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके बैठ जा उतार देंगे, और तू अब रास्ते में पैसेंजर और आगे, तो तुझे इसकी वैल्यू नहीं लगती। डिंग वाला तो टिकट थोड़ी सी कटवाएगा, दिल्ली वाले बढ़िया टिकट कटवाएंगे, उसे लगता है दिल्ली वाला पैसेंजर पक्का पैसे ज्यादा देगा, इसे उतारो, सीट दो उसको। गलत बात, ये आप नहीं कर सकते, गलत इंसल्ट है बंदे की। आप पहले ही ना कर देते, अगला बैठता ही ना, कहीं और बैठ जाता, अगले की इंसल्ट है ना, ना नहीं कर सकता। आपका बिहेव, आपका कंडक्ट कहता है आपने एक्सेप्ट कर लिया है। चलो एक और रियल लाइफ का एग्जांपल देख लो। क्या हुआ, इधर बरनाला रोड पे मिठाई की दुकान पे, मैं नाम नहीं लूंगा, मिठाई की दुकान पे एक यंग सा लड़का बैठा था, कोई 22-23 साल का लड़का बैठा होगा, मालिक होगा, तो कोई बंदा है, एज्ड बंदा था, जैसे मीडियम सी एज का, वो आके उनको कहता है जलेबी लेनी है। उसने पैसे दे दिए, शायद 20 रुपए दिए, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, पर इतने के दिए मुझे लगता है, 20-25 रुपए दिए। 200-250 ग्राम जलेबी लेनी होगी, मीठा होता है, कुछ ज्यादा खाता ही नहीं आजकल, थोड़ी सी टेस्ट के लिए लेनी होगी भाई, पैक करवानी थी उसने। तो उस दुकान वाले ने पैसे पकड़ लिए, ठीक है दिलवा देता हूं। अब वो बंदा आगे से बोलता है गर्म है ना, वो बंदा आगे से बोलता है गर्म है ना, गर्म थी नहीं एक्चुअल में, गर्म है ना, वो थी नहीं। दुकान वाला कहता है उसको, सामने वाले, यार क्या 200 ग्राम आपने, थोड़ा सा इरिटेट होके कहता है 200 ग्राम आपने जलेबी लेनी है 20 रुपए की, गरम गरम कर रहे हो। बंदे को गुस्सा आ गया, यार मेरी इंसल्ट कर रहा है भाई, इतने की लेनी है भाई, इससे क्या मतलब है यार, जो चीज सही नहीं है तो अगला क्यों लेगा, ना कर दो इससे अच्छा। लेकिन ये कहना, उसे टॉन्ट करना कि सिर्फ आपने 20 रुपए 25 रुपए की चीज लेनी है और गरम गरम की बात कर रहे हो। वो बंदा बहस करने लगा, दुकानदार अंदर से पैसे निकालने लगा भाई, उसे पता लगा भी आगे से जवाब देगा ये बंदा दुकान वाले को, अभी मैं इसके 20-25 रुपए निकाल के इसको वापस दूं और भेजूं। वो कहा ना अब पैसे नहीं लूंगा, ये मेरी इंसल्ट है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। अब तू सोचे मेरे को पैसे देके यहां से रवाना कर दे, पहले पकड़े पैसे तूने, पैसे पकड़ लिए तो मतलब तूने एक्सेप्ट कर लिया, 250 ग्राम दे देंगे। अब तू इस बात को लेके भी पैसे कम है इसलिए गर्म क्यों करवाऊं, ऐसे लेबर लगे, टाइम लगेगा, ऐसे तो पैसे वापस कर दूं, ये मेरी इंसल्ट है। क्योंकि लोग खड़े थे, बंदे की इंसल्ट तो हो ही गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे वो बंदा लड़ाई करने लग गया, दुकान वाला दब गया, भी गलती है उसकी, सबने कहा तेरी गलती है, नहीं बेचना, तुम पहले ना कर दिया करो, 20-20 25-25 रुपए का सामान हम नहीं देते। पर बंदे को ऐसे थोड़ी तुम कह सकते हो यार, बंदे ने एक पीस समोसा लेना है तो गर्म ही लेगा कि ठंडा लेगा, ये क्या तो इसलिए ना कर दो भी, एक नहीं देते हम, 2 से कम नहीं देते या 4 से कम नहीं देते, सही है ना। जोमेटो पे ऑर्डर देते हो, वो थोड़ा ऑर्डर देते हो तो वो ना कर देते हैं, या वो डिलीवरी चार्जेस ज्यादा लगा देते हैं, सीधी बात है। अगले कहते हैं हम तो ये लेंगे, पर ये थोड़ी है कि वो कोई भी कुछ भी ला देंगे, भैया इतने कम ऑर्डर में ला दिया वो वही बहुत है, ये क्या मतलब है, ना कर दो, डिलीवरी चार्जेस जोड़ लो। तो वही चीज है कि आप सामने वाले की यूं इंसल्ट नहीं कर सकते। आपका बिहेव पैसे पकड़ के प्रूव करता है कि आपने उसका ऑफर क्या कर लिया है, एक्सेप्ट। उसने 250 ग्राम जलेबी की, उस वक्त शायद 80-90 रुपए की जलेबी होगी शायद किलो, 20 रुपए दिए होंगे, अगले ने 200 ग्राम लेने की। आपने पैसे पकड़ के उसको कंडक्ट आपका बताता है कि हाँ आपने मान लिया दे देंगे, दे देंगे, अब आप ना करो तो ये गलत बात है ना। तो आपका कंडक्ट, आपका बिहेव, बस में बिठा लिया अगर इसको, तो अब आप इसे उठा नहीं सकते बाद में, ना बिठाते या तो, है ना, ये चीज है, तो अपने को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और फैक्स। हाँ वही बात है, टेलीफोन या फैक्स पे तो मिनट में रिप्लाई आ जाता है, तो उसमें वापस लेने का ऑफर या एक्सेप्टेंस टाइम नहीं लगता। दोनों का हम एक साथ, फोन की हाँ जी कार लोगे, उधर से जवाब आया हाँ कार ले लेंगे, इमीडिएटली डन हो जाता है, कॉन्टैक्ट इंस्टेंटनेस होता है या इमीडिएटली। और टेलीफोन फैक्स पे मिनट में बात होते ही कॉन्ट्रैक्ट क्या है। फैक्स तो आजकल बंद हो गया है, फैक्स सुना आपने, फैक्स पहले क्या होता था
पेपर यहाँ पे जो फैक्स करके भेजना है वो पेपर इंजेक्ट होता था, जैसे प्रिंटर में पेपर जाता है और वो आगे प्रिंट हो जाता था, कहीं जाके वहां से निकलता था। जैसे जो फोटोकॉपी भेजनी है आपने, पेपर यहाँ मशीन में जाता था, वहां जाके प्रिंट होके निकल जाता था, तो उसमें 8-10 मिनट का टाइम लग जाता था। लेकिन आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, फोटो खींचो भेजो, ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं, फैक्स वगैरह ये सब मेल और ये सब वो शुरू हो गया, तो फैक्स का जमाना गया। पहले चलते थे फैक्स वगैरह। टेलीफोन आज भी चल रहा है या मेल, इसमें इमीडिएटली काम हो जाता है, इसमें टाइम गैप नहीं रहता, ठीक है ना। ये बता भी रहा है एंटॉर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन में, इसमें कहा गया अगर कॉल डिस्टर्ब होगी, कॉल ड्रॉप होगी तो इसका मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझो, मेरी और वीर की डील चल रही है, मैंने वीर को ऑफर कर दिया, वीर विल यू बाय माय कार फॉर ₹10 लाख या 2 लाख। वीर उधर से हाँ वाला जवाब देता, उससे पहली कॉल कट गई, कॉल ड्रॉप हो गई, तो क्या हमारा अग्रीमेंट हुआ? इसके बाद ना मैंने वीर को फोन किया, मैंने कहा जरूरत होगी वीर कर लेगा, वीर भी बिजी होगा, उसने भी जवाब नहीं। कल को वीर कहता है मैंने हाँ कर दी थी, डन, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, गलत, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि तेरी यस मेरे कानों तक आई नहीं, कॉल पहले क्या होगी? ड्रॉप। आप आईसीआई में फॉर्म भरते हो, सीए फाउंडेशन का भरते हो, आपने सारी डिटेल भर ली और उसके बाद 1500 रुपए का वो भी डाल दिया आपने, क्यूआर कोड स्कैन, और नेट डिस्कनेक्ट हो गया, यानी पेमेंट आगे गई नहीं, आपकी कटी नहीं, तो दोबारा ही करनी पड़ेगी, सारी प्रोसेस दोबारा करनी पड़ेगी ना। तो वही चीज है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, ठीक। और मेयर मेंटल यूनिलैटरल, एक तरफा सेंट, अपने माइंड से सोचना, ये कम्युनिकेशन नहीं है। क्लियर? क्या हुआ? एक while a resolution passed by bank to sell land to A remain uncommunicated, वही है, जमीन ना बैंक ए को बेचना चाहता है, बैंक जमीन किसको बेचना चाहता है? ए को, लेकिन वो लेटर ए को भेजा ही नहीं, भेजना ही भूल गए ए को, तो क्या ये ऑफर है? ऑफर पोस्ट ही नहीं हुआ। या ये कोई ए खरीदना चाहता है आपकी कार, आपकी लैंड, ए खरीदना चाहता है बैंक की जमीन, बैंक ने कोई जब्त की है जमीन, ए ने ऑफर किया मुझे जमीन लेनी है, बैंक ने हाँ लिखा लेटर, लेकिन बैंक डालना ही भूल गया लेटर, यानी बैंक का मैनेजर मन ही मन सोच रहा है कि हाँ मैंने जवाब दे दिया, कई बार फील होता है ना, हाँ जवाब दे दिया होगा, वो जवाब दिया नहीं था। तो ऐसे माइंड में सोचने से थोड़ी कुछ होगा, आगे वाले तक यस पहुंचानी पड़ेगी, तो आपके बीच समझो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सेंट्रल बैंक ऑटोमल वर्सेस वेंकटेश का केस है ये, वेंकटेश वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑटोमल। आप इसमें ब्रॉसडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे का भी केस लिख सकते हो, ब्रॉसडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे, उसमें भी एक्सेप्टेंस लेटर एक्सेप्टेड लिख के वहीं पड़ा रहा, भेजा ही नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं। ऐसी बैंक ने हाँ वाला लेटर पोस्ट ही नहीं किया ए को, तो ए और बैंक के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होने से वो कॉन्ट्रैक्ट समझो नहीं हुआ। और कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है तो पहले बतानी चाहिए, समझो, बताया था ना, होटल बुकिंग के बाद बता रहे हैं, सामान की जिम्मेवारी नहीं है, पहले बतानी होती है ये बातें। एडमिशन हो गया एक बच्चे का हमारे इंस्टीट्यूट में, उसके बाद अगर हम कोई कंडीशन लगाएं तो ये गलत है, ये चीजें पहले बतानी चाहिए, ठीक। एक बंदे ने माल उधार बेच दिया, बिक गया, सारा काम हो गया, उसके बाद वो कहता हम पेमेंट सिर्फ चेक से लेते हैं, गलत बात, ये बात पहले बतानी चाहिए। जो भी कंडीशंस हैं पहले बताओ, बाद में बताना गलत है। और कुछ कंडीशन सामने वाले को अंडरस्टूड है, पता होनी चाहिए। एक स्कूल है, वहां स्कूल में एक कंडीशन है, सबको पता है कि यहां पे नॉन वेज स्कूल में नहीं ला सकते, मान लो जैन स्कूल है या कोई आर्य समाज का स्कूल है या फिर कोई ऐसा स्कूल है जो धार्मिक उनसे जुड़ा हुआ है, तो भैया वो तो प्याज नहीं खाते, तुम नॉनवेज की बातें सोच रहे हो। तो उनके स्कूल में सबको पता है भैया नॉनवेज या एग वगैरह लाना टिफिन में अलाउड नहीं है, और आपको जो हमें बताया नहीं, इन्होंने बताना क्या है, ये सारी दुनिया को पता है अलाउड नहीं है, सब जानते हैं। अब एयरलाइन टिकट बुक कर लो, सबको पता है भी वहां वेट जो होता है ना, अंदर केबिन में 7 किलो और हैंडबैग जो जाता है अंदर, बाकी जो कैरीज बुक होता है वो 15 किलो होता है जैसे नॉर्मल, सबको पता है भैया ये रूल है लोकल का, तो आपको पता होना चाहिए, ये बताने की स्पेशल कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बता रहे पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है और टिकट पे सारी शर्तें लिखी हैं
और ये स्पेशल कंडीशन सामने वाले पैसेंजर की नॉलेज में ला दी गई और कभी कभी नहीं आती। इन एनी इवेंट पैसेंजर मान लिया जाएगा उसने सारी शर्तें पढ़ ली है, उसकी नॉलेज में है, लिख के दे दी सारी, लिख के दे दी सारी आपको ऊपर, आप ना पढ़ो तो सामने वाला कहता है मैं क्या करूं, हमने तो सारी चीजें कंडीशन टर्म कंडीशन टिकट पे लिखी हैं, मान लिया जाएगा आपको पता है। लेकिन ये कंडीशन अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। एक ड्राई क्लीनर ने लिख दिया पर्ची पे बारीक बारीक, हफ्ते में आप अपना सामान लेके 10 दिन में सामान लेके ठीक, वरना नहीं मिलेगा। अगले ने टर्म कंडीशन पढ़ी नहीं, बुक कर गया और लेट हो गया हफ्ते के, अब वो कह रहा हमने तो पहले कंडीशन बता दी थी नहीं मिलेगा, और वो बेचारा कस्टमर कोर्ट में गया, कोर्ट कहता है मान लिया इसकी गलती, इसने कंडीशन नहीं पढ़ी, पर इतनी अनरीजनेबल कंडीशन के सामान ही नहीं मिलेगा, ये अनफेयर है भाई, ये अनफेयर है। आप ये को लेट होने का थोड़ा फाइन लगेगा, 10 रुपए रोज के, 20 रुपए रोज के संभालना पड़ेगा, इस तरह की बातें बोलो तो सही है, पर ये ऐसी कंडीशन लिखना बहुत ही अनरीजनेबल है। ये बातें पहले क्लियर बतानी चाहिए, छोटा छोटा लिखने से बात नहीं बनेगी। कोर्ट आपके साथ है। ये ड्राई क्लीनर का केस है कि भैया इतने दिन बाद हम मैक्सिमम 15% ही रेट का देंगे, कोर्ट गुम गया, खराब हो गया, हम जिम्मेवार नहीं। कोर्ट ने कहा 15% तो बहुत ही कम लिखा है। लिली व्हाइट वर्सेस मनु स्वामी के केस में बारीक बारीक लिखा था ड्राई क्लीनर ने, ड्राई क्लीन में हमसे खराब हो गया ना आपका कपड़ा तो 15% ही देंगे हम तो बस। कोर्ट ने माना ये बहुत ही अनरीजनेबल अमाउंट है, सिर्फ 15% दोगे खराब करके कपड़ा, गलत है, कोर्ट ज्यादा दिलवाएगा। ऐसी कंडीशन अनरीजनेबल है। रायपुर ट्रांसपोर्ट वर्सेस घनश्याम में यही हुआ, ट्रक पे माल बुक होने के बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी न्यूज़पेपर में निकाल रही है कि हमारे ट्रक पे किसी का सामान भी लॉस हुआ, इससे ज्यादा रुपए की हमारी जिम्मेवारी नहीं है। भैया सामान बुक होने से पहले बतानी होती है बातें। सामान बुक हो गया, ट्रक में जा रहा है, अब तुम कह रहे हो हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है, इतने से ज्यादा नहीं देंगे, ये गलत बात है, आपको देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन बाद में जोड़ी नहीं जा सकती। प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो जाता है? जब एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डल जाए, और एक्सेप्टर के एंगल से जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हो। कार्लिस स्मोकबॉल का केस हो गया, उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया और कल को इनाम मांग सकती है। पढ़ाइए। रिवोकेशन इनकी कब होगी सब बता चुका हूं ये एग्जांपल के साथ, पढ़ लो। बाकी एमसीक्यू पढ़ के आओ, क्वेश्चन पढ़ के आओ, कल देखते हैं बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस।